भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हर नीति का उद्देश्य ही भारत का आर्थिक शोषण और साम्राज्य विस्तार करना था। 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के 100 वर्ष भारत में पूर्ण कर चुके थे। इन 100 वर्षों में अनेक छोटे मोटे विद्रोह हुए, जैसे कि 1806 का वेलोर का विद्रोह, 1816 बरेली का विद्रोह, 1824 बैरकपुर का विद्रोह, 1842 की फिरोजपुर का 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह, 1848 कांगड़ा का विद्रोह और 1855-56 में संथालों का विद्रोह। ये सारे विद्रोह अंग्रेजी शासन के प्रति व्यक्तिगत शिकायतों और असंतोष के कारण हुए थे। धीरे धीरे ये असंतोष की आग धधक उठी और 1857 में एक भयंकर विप्लव, एक भयंकर विद्रोह हुआ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मैं हूं हेमंत खत्री, व्याख्याता इतिहास, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद हेमंत सर पर। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के प्रारंभ और विस्तार के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई। 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के क्या कारण थे। तो इसमें पहला कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। 1823 तक राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। इन संधियों के तहत मराठों और पिंडारियों की अराजकता से तो राजस्थान के राजाओं ने मुक्ति प्राप्त कर ली थी और अपनी बाह्य सुरक्षा का भार अंग्रेजों के ऊपर सौंप दिया था। और अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। जैसे डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को गद्दी पर बैठाया। 1839 में मेहरानगढ़ के ऊपर अधिकार कर लिया। जयपुर की राजमाता भटियानी को पदच्युत करने का प्रयास किया गया। अलवर और भरतपुर में अल्पवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठाया गया। बांसवाड़ा के शासक के नाबालिग होने के कारण बांसवाड़ा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहाँ तक कि मांगरोल के युद्ध में कोटा के शासक के विरुद्ध जालिम सिंह, जो कि दीवान था, उसका साथ अंग्रेजों ने दिया। इससे रियासतों के राजाओं, सामंतों और वहां की जनता में असंतोष फैला। तो पहला कारण ये था कि रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। दूसरा क्या है? दूसरा सामंतों की पद मर्यादाओं को क्षीण करने का प्रयास। अंग्रेजों ने सामंतों की जागीरी भूमि छीनने का प्रयास किया। इसके साथ ही सामंत, जो कि जागीर के बदले में सैनिक सेवा देते थे, तो उनसे नकद शुरू किया और सामंतों को अपने जागीर क्षेत्र में जो विशेषाधिकार थे, जैसे किसी भी व्यापारी से राहदारी शुल्क वसूल करने का अधिकार था, उनकी अनुमति के बिना वहां की उनकी जागीर की प्रजा कहीं और जाकर बस नहीं सकती थी। ये सारे विशेषाधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, तीसरा जो कारण है, वो लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने गौ निषेध नीति लाई और इसके तहत झांसी, सतारा, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, इन सबको हड़प लिया और कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैल गया था और बहुत ज्यादा लूट खसोट भी हो गई थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने उस समय के जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उनको अपमानित करना शुरू किया। उनको कहा कि लाल किला खाली कर दो और जाकर कुतुब मीनार में रहो। उन्हें नजराना देना बंद कर दिया। उन सिक्कों पर से उनके नाम हटा दिए गए। इससे भी भारत की जनता में असंतोष है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण थे वो थे आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की अधिकतम वसूली के लिए अधिकतम लगान लगाया गया। उसकी वसूली वे सेना के द्वारा करते थे, तो इससे किसानों की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। उद्योग धंधे और व्यापार को अंग्रेजों ने समूल नष्ट कर दिया, क्योंकि निर्यात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, आयात पर टैक्स खत्म कर दिया।
तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने हुए मशीनों से बने हुए माल से भारतीय बाजारों को भर दिया, जिससे कि भारत में हस्तकला से बने हुए माल उसके सामने टिक नहीं पाया और भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने भारत के धन का अधिक से अधिक विदेशों में निष्कासन करना शुरू कर दिया। राजस्थान के अंदर चाहे मेरवाड़ा बटालियन हो, जोधपुर लीजियन हो या और कोई बटालियन हो, चाहे मेवाड़ भीलपुर हो, इसका समस्त खर्चा तो राज्यों के द्वारा, रियासतों के द्वारा वहन किया जाता था और इसका संपूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने पास रखा। इससे भी राजस्थान की जनता में असंतोष था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण देखें तो सामाजिक कारण। अंग्रेज भारतीयों से घृणा करते थे। भारतीय अंग्रेजों के साथ या रेलवे की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के उत्सवों, होटलों और क्लबों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। होटलों के बाहर तख्ती लगी होती थी कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा सामाजिक सुधारों के नाम पर भारतीयों की जो परंपराएं थी राजस्थान की, से सती प्रथा, कन्यावध या दास प्रथा या अन्य सामाजिक कुरीतियां कहे, सामाजिक परंपराएं थे, उसमें सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने विभिन्न अधिनियम लाए। तो राजस्थान की जनता को ये लगने लगा कि ये हमारे सामाजिक ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, अतः लोगों में असंतोष फैला। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो धार्मिक कारण। 1813 के एक्ट के तहत अब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी। इसके तहत जब अजमेर मेरवाड़ा में ईसाई मिशनरियों की संदिग्ध गतिविधियों को लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि यह हमें हिंदू धर्म से च्युत करके, हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। इस बात को लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। पांचवा जो कारण है वो है सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, चाहे वेतन हो, भत्ते हो, पद हो या पदोन्नति का मामला हो। भारतीय सैनिकों के और अंग्रेजी सैनिकों के मध्य बहुत ज्यादा भिन्नता रखी जाती थी और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून पारित कर यह भी कह दिया कि अब भारतीय सैनिकों को लड़ाई लड़ने के लिए समुद्र पार कर विदेश भी भेजा जाएगा। इससे भी भारतीय सैनिकों में रोष था। और छठा और तात्कालिक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है चर्बी वाले कारतूस। कैनिंग ने ब्राउन बेस के स्थान पर, पहले कौन सी राइफल चलती थी? ब्राउन बेस राइफल। इसके स्थान पर कैनिंग सरकार ने नई और अच्छी एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए कहा। ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल आई और इसमें डालने वाले कारतूस को, होल को मुंह से काटकर उसमें डालना पड़ता था। लेकिन ये कहा गया कि जो ब्राउन एनफील्ड राइफल का कारतूस है उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, अतः उससे मुंह से काटने से हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाता, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सुअर मुसलमानों के लिए निषिद्ध था। इस चर्बी वाले कारतूसों ने एक चिंगारी का काम किया और 1857 की क्रांति पूरे भारत में भड़क उठी। वाले कारतूसों के विरोध में सर्वप्रथम घटना बैरकपुर छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नाम के सैनिक ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बाद में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति आरंभ हुई। तो भारत में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुई थी? मेरठ से। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857 को। जिस समय 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान के एजीटी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उस समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और इनका मुख्यालय था अजमेर। इस समय वो कहां थे क्रांति के समय? इस समय वे थे माउंट आबू। इस समय राजस्थान के अलग अलग रियासतों में अंग्रेजों के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इस क्रांति में कईयों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उस समय जयपुर के अंदर अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल ईडन। उदयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सोवर्स। जोधपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था?
मैक मॉसन। और भरतपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। और अंत में एक और बचता है, कोटा के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। तो ये 5 प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट थे जिन्हें हमें याद रखना है। इसके अलावा इस समय के प्रमुख शासक जिनके बारे में पूछा जाता है वो भी हम जान लेते हैं। तो जयपुर का शासक उस समय कौन था? राम सिंह द्वितीय। कोटा के कौन थे? राम सिंह। करौली के मदनपाल। जोधपुर के तखत सिंह। भरतपुर के जसवंत सिंह। और उदयपुर के कौन थे उस समय शासक? स्वरूप सिंह। तो ये कुछ शासक और कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम थे जिन्हें हमें स्मरण रखना है। अब उस समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। मैप में हम देखते हैं 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, एरनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो नसीराबाद सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। और ब्यावर का भी कहाँ था? अजमेर। नसीराबाद में कौन सी बटालियन थी? 15वीं व 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लॉन्सर्स। ब्यावर में कौन सी थी? मेर बटालियन। देवली कहाँ था? टॉप में। और वहां कौन सी बटालियन थी? कोटा कंटिंजेंसी। नीमच के अंदर, नीमच वर्तमान में राजस्थान में नहीं आता, नीमच मध्य प्रदेश में आता है और उसका मुख्यालय था ग्वालियर। नीमच में कौन सी थी? मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। खेरवाड़ा उदयपुर में आता है, वहां कौन सी थी? मेवाड़ भील कौर। और एरनपुरा जो छावनी है वह सिरोही जिले के शिवगंज उपखंड में आती है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय पाली था। और एरनपुरा का जो रेलवे स्टेशन था जिसका नाम वर्तमान में जुवाई बांध रेलवे स्टेशन है, तो वो किसमें आता था? पाली जिले में। लेकिन एरनपुरा छावनी आती थी वर्तमान सिरोही जिले के शिवगंज उपखंड में और इसका मुख्यालय था पाली। और यहाँ पर कौन सी थी? यहाँ पर थी जोधपुर लीजियन। तो यह उस समय की वर्तमान स्थिति हमने देख। इन छावनियों में एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे और 5000 भारतीय सैनिक थे। अतः अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय था कि क्रांति की आग अगर यहाँ भड़क गई तो हम क्या करेंगे। लेकिन आखिर यह तो होना ही था। अतः धीरे धीरे ये क्रांति की आग राजस्थान में भी भड़की और 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांतिकारियों में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया और छावनी को आग लगा दी। 2 अंग्रेज अधिकारियों मेजर स्टॉफिस वुड और कर्नल न्यूबरी को गोली मारकर हत्या कर दी और 2 अधिकारी लॉक और हार्डी घायल हो गए। इसके बाद छावनी को लूटकर, संपूर्ण हथियार और खजाने को लूटकर सैनिक वहां से दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली को घेरकर जो अंग्रेजों की बटालियन बैठी थी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद वे दिल्ली के सैनिकों में सम्मिलित हो गए। राजस्थान में क्रांति का दूसरा प्रमुख केंद्र था नीमच। जब नसीराबाद में क्रांति के बारे में यहाँ के सैनिकों को पता चला तो उन्होंने भी हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को क्रांति कर दी। यहाँ की सैनिक छावनी को लूटा। यहाँ के अधिकारी मैकडोनल्ड ने छावनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। अतः यहाँ के सैनिकों ने छावनी को लूटा और छावनी में आग लगा दी। उसके बाद यहाँ से सारे सैनिक शाहपुरा की ओर चले। शाहपुरा में उनका भव्य स्वागत किया गया और उनके राशन पानी की व्यवस्था की गई। वहां से वे सैनिक देवली पहुंचे। देवली में कोटा कंटिंजेंसी के सैनिक थे, तो देवली की छावनी को लूटा और वहां के सैनिक भी उनके साथ सम्मिलित हो गए। उसके बाद वे वहां से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। जब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पता चला तो उसने मेजर सॉवर्स को आदेश दिया। मेजर सॉवर्स ने पुनः 8 जून को इस छावनी पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान जब नीमच में विप्लव हुआ तो यहाँ से
कुछ अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार वहां से भागकर डूंगला नामक गांव पर पहुंचे और डूंगला नामक स्थान पर मेजर सॉवर्स ने उदयपुर महाराणा की सहयोग से उन 40 अंग्रेज अधिकारियों के परिवार के 40 व्यक्तियों को बचाया और उन्हें कहाँ रखा? अगर झील में जगमंदिर पैलेस में उनको रखा। अब तीसरा प्रमुख केंद्र राजस्थान में क्रांति का कौन सा था? तीसरा प्रमुख केंद्र था एरनपुरा की छावनी और आउवा में क्रांति। एरनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन थी। जब उन्हें भी उसके बारे में पता चला, इसके बारे में, नीमच में क्रांति के बारे में, तो 21 अगस्त 1857 को दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम, इनके नेतृत्व में जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने क्रांति कर दी और छावनी को लूटकर वे आगे की ओर बढ़ चले। वे दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चापावत मिले और उन्होंने उन सैनिकों को अपने संरक्षण में, अपनी सेवा में ले लिया। आउवा के ठाकुर, जो कि अंग्रेजों और जोधपुर के शासक के विरोधी थे, उनके साथ अन्य जागीरदार भी, लांबिया, गुलर, आशोक, आलनियावास, यहाँ के जागीरदार भी उनके साथ आकर मिलकर उनके पास एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पता चला कि सैनिकों और क्रांतिकारियों का एकत्रीकरण यहाँ पर आउवा में हुआ है, तो उसने जोधपुर के महाराजा को आदेश दिया कि एक बड़ी सेना वहां भेजकर उन्हें पराजित किया जाए। अतः जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किलेदार अनाड़ सिंह और राजमल लोडा और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट के नेतृत्व में एक सेना भेजी और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा वर्तमान का है पाली जिले में, बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर की सेना व आउवा और क्रांतिकारियों की सेना के मध्य जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। किलेदार अनाड़ सिंह मारा गया। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेकर, और उसके साथ कौन आया? उसके साथ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन भी उसके साथ आया। तो पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन और उसके साथ एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एक बहुत बड़ी सेना लेकर आउवा के ऊपर चढ़ आए और 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर, पहला युद्ध कहाँ हुआ था? बिथोड़ा में, और दूसरा कहाँ हुआ? चेलावास में। तो चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध का एक और अन्य नाम है काला और गोरों का युद्ध, काले और गोरों का युद्ध। इस युद्ध में भी अंग्रेजी सेना क्रांतिकारियों से बुरी तरह पराजित हुई और इसमें जो पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन था उसे बंदी बना लिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। पूरे आउवा में घुमाने के बाद आउवा के किले के द्वार पर उसका सर टांग दिया गया और पैट्रिक लॉरेंस वहां से किसी प्रकार जान बचाकर पुनः अजमेर पहुंचे। अब जब लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल, को ये पता चला तो उन्होंने कर्नल होम्स के नेतृत्व में नसीराबाद और पालनपुर से एक बहुत बड़ी सेना लेकर आउवा के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आउवा के सैनिकों ने देखा कि अब यहाँ पर हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, तो अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में वहां से सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। कर्नल होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया और आउवा को तहस नहस कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और आउवा की कुल देवी, आउवा के ठाकुर की जो कुल देवी थी, क्या नाम था? सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर को अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया और सुगाली माता की मूर्ति को भी वहां से ले गए और उसको अजमेर म्यूजियम में अब रखा हुआ है। इस प्रकार, और वहां से आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत वहां से जैसे तैसे बचकर कोठरिया के रावत जोध सिंह
कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास पहुंचे और उनकी शरण में कुछ समय रहने के बाद ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जहां उनकी जांच के लिए मेजर टेलर की अध्यक्षता में कमीशन की स्थापना की गई और जांच में इनको निर्दोष पाकर इन्हें नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। लेकिन जोधपुर राज्य ने उनकी बहुत सारी जागीरें जब्त कर ली। इसी जोधपुर लीजियन के संबंध में एक बात हम भूल गए कि जोधपुर लीजियन में जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्वेश्चन कई बार आया है मित्रों कि ये नारा किसने दिया था, तो ये जोधपुर लीजियन ने दिया था एरनपुरा छावनी में। अब हम बात करते हैं कोटा विद्रोह की। कोटा का विद्रोह राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा के अंदर न केवल राजकीय सेना ने बल्कि आम जन ने भी अंग्रेजों का विरोध किया था और कोटा के अंदर रिसालदार मेहराब खां और लाला जयदयाल ये दोनों क्रांति की भावनाएं भड़का रहे थे। यहाँ का कोटा का शासक था राम सिंह और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मिस्टर बर्टन, मेजर बर्टन। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया। मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और डॉक्टर सेल्टर कॉटम की हत्या कर दी। मेजर बर्टन का सब धड़ से अलग करके पूरे कोटा में घुमाया गया और वहां के शासक राम सिंह को किले के अंदर नजरबंद कर दिया। इस प्रकार 6 माह तक क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर अधिकार रहा। आखिर मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना और साथ में करौली के महाराव मदनपाल की सेना, इन दोनों संयुक्त सेनाओं ने मिलकर कोटा पर आक्रमण किया और क्रांतिकारियों से कोटा महाराव को मुक्त करवाया। बाद में रिसालदार मेहराब खां और लाला जयदयाल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार कोटा का विप्लव एक बहुत ही महत्वपूर्ण विप्लव था। अब हम बात करते हैं तात्या तोपे की राजस्थान में आगमन की। कौन था तात्या तोपे? तात्या तोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था और ग्वालियर का विद्रोही था। 8 अगस्त 1857 को तात्या तोपे भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया। पुराड़ा नामक स्थान पर तात्या तोपे और मेजर जनरल रॉबर्ट्स के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें तात्या तोपे बुरी तरह से पराजित हुआ और पुनः वह ग्वालियर की ओर चला गया। दूसरी बार दिसंबर 1857 में तात्या तोपे ने पुनः राजस्थान में प्रवेश किया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस बार पुनः मेजर रॉक के हाथों उसे पराजित होना पड़ा। तात्या तोपे पुनः तीसरी बार टोंक में प्रवेश किया और टोंक में उसे लोगों का जन समर्थन मिला। झालरा पाटन पर उसने अधिकार किया, लेकिन अंग्रेजों की कर्नल ईडन के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी आने से उसे वहां से भागकर नाथद्वारा जाना पड़ा। नाथद्वारा से वो अपने मित्र नरवर के ठाकुर मान सिंह नरूका के पास गया, लेकिन नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या तोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया और 7 अप्रैल 1859 को तात्या तोपे को फांसी दे दी गई। तात्या तोपे को फांसी, ये 1857 की अंतिम घटना थी। उधर हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से सपरिवार गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने लाल किले पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार यह अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और भारत के गुलामी से आजाद होने के लिए जो किया गया ये विद्रोह, ये 1857 की क्रांति असफल रही। 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे, तो हम उन कारणों के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं।
तो पहला कारण था राजस्थान के राजाओं का द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना। राजस्थान के राजाओं का अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना। हम कुछ उदाहरण देखें तो देखिए, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह अपनी सेना सहित क्रांतिकारियों को दबाने व अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गए। ये एकमात्र ऐसे राजा थे जो अपनी सेना सहित अंग्रेजों की सहायता राज्य से बाहर गए। दूसरा, करौली के शासक मदनपाल अपनी सेना सहित कोटा के क्रांतिकारियों के ऊपर आक्रमण किया था और कोटा महाराव को नजरबंदी से मुक्त करवाया था। अलवर के बने सिंह ने आगरा अपना तोपखाना और सैनिक भेजे थे, किस लिए? अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए। इसके अलावा धौलपुर के महाराव ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर के महाराव राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से उनकी सहायता की और इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कोटपुतली का परगना स्थायी रूप से दे दिया था। तो ये कुछ उदाहरण है जिससे पता चलता है कि राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ देने की अपेक्षा अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा, कोई भी योग्य नेता इसमें नहीं था। अगर कहीं थे नेता तो वो संपूर्ण सबको एक साथ एक नेतृत्व में नहीं ला सके। तीसरा, क्रांतिकारी के पास धन, रसद व हथियारों की कमी थी। चौथा कारण क्या था? चौथा कि आपसी समन्वय का अभाव था। एक तो क्रांति सही समय पर शुरू करनी थी, वह नहीं हुई। अब इनमें आपसी समन्वय का अभाव था। क्रांतिकारियों को अपनी छावनी लूटकर दिल्ली की ओर जाने के बदले राजस्थान का जो शस्त्रागार था अंग्रेजों का अजमेर में, वहां अगर सबने मिलकर आक्रमण किया होता तो स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन समन्वय के अभाव में अलग अलग समय पर क्रांति हुई और वे लोग दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से यह 1857 की क्रांति असफल रही। 1857 की क्रांति के परिणाम की बात करें हम तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन आंसर टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? आंसर है सी, नसीराबाद में। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 2, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था? कहाँ किया था? आंसर है बी, आहुआ। क्वेश्चन नंबर 3, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर है बी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। चौथा प्रश्न, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? आंसर है डी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? देखिए, अजमेर था, नीमच था, आहुआ भी था। कौन सा नहीं था? आंसर है बी, जयपुर, क्योंकि जयपुर के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? आंसर है सी, 6 सैनिक छावनियाँ। सातवां प्रश्न, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कोटा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर है सी, मेहराब खां। कोटा के 2 विद्रोही नेता थे, रिसालदार मेहराब खां और लाला जयदयाल। आठवां प्रश्न, राजस्थान के राजाओं में कहाँ का शासक अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया? कौन गया था? आंसर है डी, बीकानेर का शासक सरदार सिंह। नौवां प्रश्न, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? आंसर है सी, मॉक मैसन की। 10वां प्रश्न, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? किसने की थी? आंसर है सी, करौली के राजा
मदनपाल ने कोटा महाराव राम सिंह को नजरबंदी से मुक्त करवाया था? 11वां प्रश्न, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? आंसर है बी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 12वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? कहाँ मारे गए थे? आंसर है डी, कोटा में। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एरिनपुरा छावनी का विद्रोही नेता नहीं था? देखिए, शीतल प्रसाद था, तिलक राम था, मोती खां था, तो कौन नहीं था? आंसर है सी, हीरा सिंह। 14वां प्रश्न, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857, तो आंसर है बी। अब हर बार की तरह मित्रों ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? दूसरा प्रश्न जो आपके लिए है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में कौन सी बटालियन ने दिया था? और तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है मित्रों, वह है तात्या तोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कब और कहाँ किया था? तो मित्रों इन तीनों क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।